दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम को वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से लाया गया था और ये वर्ष 2018 में लागू हुई थी। क्या है ये पूरा मुद्दा और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको यानी चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया है, इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आज इन न्यूज में समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण यह पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसी के कारण यह पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या थी। इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को उसके बारे में जानने के बाद ही हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले चुनावी बॉन्ड स्कीम को ही जानेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये लगातार आलोचना का शिकार क्यों हुई और इसका सरकार का क्या पक्ष था, इसके समर्थन में सरकार क्या कहती थी, और फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जानेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान जैसे खंडों से जुड़ता है, उसके सुप्रीम कोर्ट जैसे खंडों से भी जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि चुनावी बॉन्ड स्कीम को वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से लाया गया था और वर्ष 2018 में ये लागू हुई। ये स्कीम क्या थी? ये वस्तुतः किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को या किसी कंपनी को एक साधन प्रदान करती है राजनीतिक दलों को फंडिंग का। और फंडिंग किसके माध्यम से? बॉन्ड के माध्यम से। तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पंजीकृत राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत या संस्थागत दान देने के लिए यानी डोनेट के माध्यम से उनको किसी प्रकार का एक तरह का वित्त पोषण करने का एक साधन प्रदान करती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि इसमें देनदाता का यानी जो फंडिंग कर रहा है उसकी पहचान को उजागर न करने के प्रावधान किए गए थे, यानी उसको अनोनिमिटी को सुनिश्चित किया गया था, उसकी गुमनामी को सुनिश्चित किया गया था। साथ ही चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए जिस बैंक को अधिकृत किया गया था उस बैंक का नाम था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के चुनावी बॉन्ड जारी कर सकता था और जारी होने की तारीख से ये 15 दिनों तक वैध होते थे, यानी 15 दिनों के भीतर इनका नकदीकरण कराना, इनको कैश कराना जरूरी होता था। उसके बाद अगर ये कैश नहीं कराए गए तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड राहत कोष में ये जमा हो जाने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए कई धाराओं में परिवर्तन किया गया, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं वही इस प्रकार के वित्त पोषण का लाभ उठा सके, यानी इस प्रकार का जो वित्त पोषण है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वो उन्हीं राजनीतिक दलों को प्राप्त हो सके जो पंजीकृत हैं। और पंजीकृत धारा 29A में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के माध्यम से इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि जैसे आम चुनाव या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जो भी राजनीतिक दल 1% वोट प्राप्त कर लेता है वो दरअसल इसके अंतर्गत पंजीकृत हो जाता है। तो इस तरह के राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वित्त पोषण की एक सुविधा प्रदान की गई। इस चुनावी बॉन्ड व्यवस्था के माध्यम से डिजिटल अथवा चेक के माध्यम से यह खरीद सुनिश्चित होती थी और नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत खाते में ही प्राप्त किया जाता था। साथ ही इन राजनीतिक दलों को अपने बैंक खातों के बारे में चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाया गया था। और चुनाव आयोग के माध्यम से जब इस जानकारी को साझा करना सुनिश्चित किया गया तो इसी के आधार पर कहा जाता था कि यह पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। साथ ही इसमें नकदीकरण की आवश्यकता कम थी, यानी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ये वित्त पोषण किया जाना था, इसलिए नकदी की कम आवश्यकता के कारण इसको कहा गया कि ये काले धन पर भी रोक लगाएगा। राजनीति में जो काले धन का प्रवाह होता है उस पर भी ये रोक लगाने में सक्षम होगा। इसलिए सरकार का पक्ष इस पर यही रहता था कि ये एक बेहतर व्यवस्था है। इसकी आलोचना क्यों हुई? आलोचना का जो प्रमुख आधार बना वो बना पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का अभाव क्यों बना?
क्योंकि कौन किसको फंडिंग कर रहा है और किस राजनीतिक दल को कितनी फंडिंग की जा रही है, इसके बारे में नागरिकों की सूचना के अधिकार को कहीं ना कहीं रोक दिया गया, उनकी जानकारी एकत्र करने के अधिकार को रोक दिया गया। किसके नाम पर? गुमनामी के नाम पर, यानी जो देनदाता है उसकी पहचान को अनोनिमिटी के आधार पर, उसकी पहचान को गुमनाम बनाए रखने के आधार पर, यानी चुनावी वित्त पोषण में जो पारदर्शिता लाने का इसने दावा किया था, वस्तुतः ये उसके उलट काम करने की एक व्यवस्था के रूप में साबित हो रहा था। ऐसा कुछ जो खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में 2018 में लागू होने के तुरंत बाद ही कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के गए थे। उनमें क्या, कौन प्रमुख था? एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, साथ ही कॉमन कोज नाम का एक संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ, 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसमें हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, उन्होंने 29 नवंबर 2023 से 29 अक्टूबर 2023 से 2 नवंबर 2023 तक इस पर सुनवाई की थी और अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। और अब इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला ये आया। इसकी आलोचना का एक महत्वपूर्ण आधार यह भी था कि इसके माध्यम से वित्त अधिनियम में संशोधन से राजनीतिक दलों को बॉन्ड से प्राप्त धन का खुलासा करने से छूट प्रदान की गई है। यानी जब चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था लाई गई तो वित्त अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को ये छूट प्रदान की गई कि वो बॉन्ड के माध्यम से जो धन प्राप्त करते हैं उसका खुलासा न करने का अधिकार उनके पास है। तो इससे भी नागरिकों को जानकारी प्राप्त करना कि कौन से राजनीतिक दल को कौन कितनी फंडिंग कर रहा है, इससे भी उनके अधिकार पर एक चोट लगी। सूचना के अधिकार के माध्यम से उनका अधिकार बाधित हुआ। इसलिए लगातार सूचना के अधिकार से समझौता करता हुआ ये पूरी व्यवस्था दिखाई देती है। राजनीतिक दलों को असीमित कॉरपोरेट वित्त पोषण, कॉरपोरेट फंडिंग का भी इसने एक आधार पैदा कर दिया। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कौन कितनी फंडिंग कर रहा है पता ही नहीं है, तो इसमें जो बहुत बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट फंडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये लगातार आलोचना का कारण बना। साथ ही क्रोनी कैपिटलिज्म को ये बढ़ावा देगा। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कि क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब है कि सरकारी अधिकारियों और साथ ही कारोबार करने वाले लोगों के बीच एक घनिष्ठ संबंध, जिससे वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो क्रोनी कैपिटलिज्म का वही बढ़िया मतलब है। तो जो भी फंडिंग करने में सक्षम होगा वो किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था का लाभ भी उठा सकता है। ये आलोचना के आधार थे। सरकार का पक्ष क्या था? सरकार का पक्ष ये था कि पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। पारदर्शिता को बढ़ावा इसलिए देता है क्योंकि इसमें वस्तुतः देनदाता की निजता के अधिकार की सुरक्षा, देनदाता जो फंडिंग कर रहा है वो किसी न किसी प्रकार से निजता के अधिकार को, उसके निजता के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है, जो वस्तुतः वर्ष 2019 में एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार, किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित है। तो देनदाता के निजता के अधिकार की सुरक्षा करता है और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सुधार है। खासतौर से चुनावी सुधार के रूप में इसे देखा जा रहा था। राजनीति में काले धन के प्रवाह को रोकेगा। काले धन के प्रवाह को क्यों रोकेगा? क्योंकि इसमें नकदी की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वित्त पोषण किया जा रहा है। साथ ही इस पूरे वित्त पोषण का जो आधार है वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया गया है और इसलिए पारदर्शिता को यह बढ़ावा देगा। बैंकिंग यानी एक संस्थागत आधार बनाया गया है वित्त पोषण का, और उसमें भी आपको जानकारी लगातार साझा करनी है। चुनाव आयोग को जानकारी साझा करनी है कि कितनी फंडिंग प्राप्त हो रही है और उस धन का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। तो अभी जो पारदर्शिता के बारे में कहा गया था कि पारदर्शिता को क्यों बढ़ावा देगा, इसलिए बढ़ावा देगा क्योंकि बैंकिंग चैनल के माध्यम से वित्त पोषण हो रहा है, इसलिए पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। ये सरकार के पक्ष थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है कि ये वस्तुतः सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। किसी भी नागरिक को अपने प्रतिनिधियों के बारे में और जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करता है उसकी जानकारी, उसके बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार है। साथ ही आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जानकारी एकत्र करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना किसी भी नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। तो ये सूचना के अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन कर रहा है और इसलिए असंवैधानिक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार की चुनावी बॉन्ड व्यवस्था वस्तुतः क्विड प्रो को, ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है कुछ के बदले कुछ को प्रोत्साहन। यानी जब आप किसी को कुछ
प्रदान करते हैं तो आपको उससे इच्छा रहती है अपने पक्ष में काम करने की। तो समथिंग फॉर समथिंग को प्रोत्साहित करता है और इसलिए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे सकता है। कंपनी अधिनियम में इसके माध्यम से संशोधन किया गया था। कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से उन व्यक्तियों को भी पॉलिटिकल पार्टीज को वित्त पोषण करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया जो घाटे में चल रही थी। इससे पहले चुनावी बॉन्ड व्यवस्था से पहले घाटे में चल रही कंपनियों को वित्त पोषण का अधिकार राजनीतिक दलों को नहीं दिया गया था। तो इसके माध्यम से ये क्या करे कि जो घाटे में चल रही कंपनियां हैं वो भी वित्त पोषण के माध्यम से अपने हक में कार्य करवा सकती है, यानी क्विड प्रो को प्रोत्साहित कर सकती है। काले धन पर रोक लगाना या देनदाता की गुमनामी को सुनिश्चित करना, राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता, ये आधार नहीं हो सकते चुनावी बॉन्ड स्कीम जैसी स्कीम को लागू करने के। क्यों? क्योंकि वो सीधे तौर पर नागरिकों की सूचना के अधिकार को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहा है और इसलिए असंवैधानिक है। इसलिए एसबीआई को कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तुरंत तत्काल रोक लगा देनी चाहिए और इस रोक का आदेश उसे दे दिया गया है। साथ ही एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग को कहा गया है कि वो वर्ष 2019 से लेकर 6 मार्च 2024 तक जितने भी देनदाताओं ने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं और उस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जिस राजनीतिक दलों ने फंडिंग प्राप्त की है उसके विवरण 6 मार्च 2024 तक जारी करें। साथ ही आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधनों को भी खारिज कर दिया गया है जिसके माध्यम से गुमनामी की व्यवस्था को लाया गया था चुनावी बॉन्ड व्यवस्था के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट का यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? चुनावी बॉन्ड स्कीम किस वर्ष से लागू हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2018, वर्ष 2019, 2020 या 2022। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।